हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। तो एनसीईआरटी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ज्योग्राफी में क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 जो कि ये अंतिम है, इसके बाद हमारा चैप्टर 8 स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपको सभी चीज़ें कराने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आपको आज हम रेगिस्तान से संबंधित चीज़ों को दिखाएंगे, जहाँ पे विश्व और भारत दोनों से संबंधित प्रश्न यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात करें अगर प्रीवियस क्वेश्चन की, तो पिछले बार भी आपका टीआरई 3 में 6 to 8 में आपका प्रश्न पूछा गया है मरूदभिद से, और इस प्रकार से यहाँ डेजर्ट से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो हम आज देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपके क्लास 7 में कही गई हैं। देखिए, एनसीईआरटी के लिए आपको सिर्फ ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही रिलाई करना है, और इसके एक एक टॉपिक को मैं इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये आपके पीसीएस तक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका क्लास 11th। आपका एक एक टॉपिक जो है ना नीचे से ही स्टार्ट होता जाता है और धीरे धीरे उसका जो लेवल है वो हाई होता जाता है। तो हम 12th तक यहाँ पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 6 से लेकर 12th तक पूरा एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जिसके अंदर हमने क्लास 6 ख़त्म कर लिया है और क्लास 7 भी हमारा आज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा ज्योग्राफी का, उसमें हम क्लास 8 से स्टार्ट करेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड लेवल रहेगा और आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी मोर देन इनफ है आपके लिए। सीधा सीधा यहाँ के लाइन से उठा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तान में आज हम क्या क्या देखेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि रेगिस्तान, जिसे अक्सर प्रकृति की कठोरतम चुनौती के रूप में देखा जाता है, जीवन के अनोखे रूपों में इसका प्रतीक है। यहाँ ना केवल यहाँ ना पानी की प्रचुर मात्रा है, ना उपजाऊ मिट्टी, ना ही सामान्य जलवायु है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जो जीवन है वो अविस्मरणीय है। यहाँ की जो विशिष्टता है ये अपने आप में बरकरार किए हुए है, तो इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेजर्ट से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है इसके अंतर्गत। तो विश्व का जो सहारा डेजर्ट है उसके बारे में आज हम जानेंगे। जो उसकी वनस्पति, वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती, कौन कौन सी घाटियों का वहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है, और इसके अलावा जो है वहाँ का खान पान और वहाँ के पशु पक्षी कौन से मिलते हैं। तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। और मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि टीआरई 4 आपका ज़रूर होगा। आप सभी जानते हैं कि आपका ये पेपर में भी आ चुका है, और अब तो टीआरई 4 बिल्कुल कंफर्म है, और आपको बहुत ही अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से पढ़ना होगा। और ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज लेके चलता है। यहाँ से आपका 6 to 12 की मैं बात करूँ तो लगभग 8 क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्कोर है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधे, पशुओं और मनुष्यों के लिए जल कैसे महत्वपूर्ण है। जहाँ पे पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, और फसलों के उगने के लिए जल ना हो, तो ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए रहना कितना मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि विश्व के उन स्थानों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रेगिस्तान है क्या। तो यह एक शुष्क प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? शुष्क प्रदेश है, जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तो ये जो आपका जो शब्दावली है, इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा जो है प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। रेगिस्तान, और उसको पॉइंट करते हुए आप बगल में लिख दीजिएगा कि अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसके ज़रिए जो है आप अपने क्वेश्चंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें सबको हाईलाइट कर दिया है, सो दैट कि आप इसके नोट्स बहुत अच्छे से बना सकें। एनसीईआरटी का नोट्स अपना खुद का बनाइए, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आपने एक बार बना लिया तो इसको आप जीवन भर इसका प्रयोग कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो नोट्स आपको ज़रूर बना लेना है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे आपको जो है सारे ही पीडीएफ मिल जाते हैं, तो इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और बहुत ही तसल्ली से आज रात में बैठ के इसका नोट्स भी आप कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि नोट्स डे बाय डे उसी तरह बन जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो रेगिस्तान है ये आपका ठंडा और गर्म दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से कुछ स्थान जो है वो आग की तरह गर्म है और कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको बस रेगिस्तान के आगे आपको ये 3 पॉइंट कीवर्ड्स की तरह लिख देने हैं। नोट्स बनाने सीखिए, बहुत ही क्रिप्स नोट्स आपके होने चाहिए ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। ये बात आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म भी होते हैं और ठंड भी होते हैं। ठीक है, ठंडे अगर रेगिस्तान
रेगिस्तान की हम बात करें तो अपने लद्दाख जो है आपका भारत के लिए आप इसको मान सकते हैं। जैसे गोबी डेजर्ट है आपका चीन में। तो इस प्रकार से आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं जो हम आगे और पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ़िकल्टी भी आपकी जो डिटेल्स है वो ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। ठीक है। तो आज कवर कर लेते हैं क्लास 7 का आपका रेगिस्तान में जीवन। तो यहाँ पे लोग कृषि के लिए बसते, जहाँ पे बहुत थोड़ा बहुत जल जहाँ पे उपलब्ध होता है वहाँ पे लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अब देखते हैं इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सहारा। सहारा से क्या क्या आपका की पॉइंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको नोट करना है। यहाँ पे देखिए कुछ भी ऐसा नहीं जिसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक एक आपका फैक्चुअल डेटा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो देखिए विश्व एवं अफ्रीकी महाद्वीप की अगर हम बात करें तो उत्तरी अफ्रीका में, सबसे पहले तो यही नोट कीजिए आप, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले हुए सहारा रेगिस्तान का पता लगाएंगे। तो यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। 2 पॉइंट यहाँ से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको नोट करेंगे। और इसका अगर हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल क्या है, तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये भी डेटा आपको नोट करना है। और भारत का क्षेत्रफल जो है वो 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसके यहाँ पे तुलनात्मक रूप से दिखाया जा रहा है। तो सहारा रेगिस्तान जो है वो 11 देशों से घिरा हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करना है। ठीक है, स्टार मार्क कीजिए और इसको इम्पॉर्टेंट है, नोट कीजिए। सहारा रेगिस्तान आपके 11 देशों से होकर गुजरता है, वो है आपका अल्जीरिया। इसमें पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा देश जो है सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा। तो ये जो आपके 11 देश है ना, इसमें से सहारा रेगिस्तान जो है इसी से घिरा हुआ है। रेगिस्तान के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में क्या एक रेत जैसा दृश्य बन जाता होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी में आपका दिया गया है, बस इसको आपको अच्छे से रीड करना है। और जब आप सुनते हैं तो बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को ग्रैब कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। रेगिस्तान के बारे में अगर हम देखें तो सहारा जो मरुस्थल है बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, बल्कि यहाँ पे बंजर जमीन है। ठीक है, यहाँ पे आपको बालू नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे किस प्रकार का आपका जो है स्थलाकृति किस प्रकार का है, तो यहाँ पे याद रखिए कि बंजरी जमीन है, बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थट पठार भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से अधिक ऊंची भी है। तो ये पठार टाइप का आपका दिखता है, ये आप देख सकते हैं। ज़्यादा रेत यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा और ये आपका चट्टानी टाइप का इलाका है। और इसके बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए यहाँ पे आपको मैप के ज़रिए भी यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे आप देख रहे हैं सहारा मरुस्थल जो है यहाँ पे आपका कैसे ये पूरा आपका मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, यहाँ पे सारा देखिए इससे घिरा हुआ है ना। माली, नाइजर, चाड, सूडान, तो ये सबसे घिरा हुआ है। ये बात आपको मैप में भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपका दिया गया है सहारा से रिगार्डिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। तो आज का जो सहारा रेगिस्तान है वो एक समय में बहुत ही हरा भरा मैदान की तरह दिखता था। और सहारा की गुफाओं से प्राप्त जो चित्र हैं उससे ये ज्ञात होता है कि वहाँ पे नदियाँ और मगर यानी कि मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी से ये जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियाँ, सामान्य जानवर जो होते हैं वो सब पाए जाते थे। परंतु यहाँ के जलवायु में परिवर्तन होने से ये बहुत ही गर्म और शुष्क प्रदेश में ये बदल गया और इस प्रकार से सभी जो प्रजातियाँ वहाँ की नष्ट हो गई। और किस प्रकार की प्रजातियाँ वहाँ पाई जाती है वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके हम जलवायु को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे दिया गया है। सहारा के अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ पे सबसे अधिक तापमान 1922 में 97.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ठीक है, इसको एक पॉइंट की तरह आप यहाँ पे इस प्रकार से डाल दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जलवायु की तरफ बढ़ते हैं। जलवायु क्या बोला जा रहा है। तो सहारा रेगिस्तान के जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क हैं। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, बहुत कम समय के लिए जो है यहाँ पे वर्षा होती है। और यहाँ आकाश जो है बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ पे यानी कि बादल छाए नहीं होते हैं, हमेशा जो है आकाश साफ होता है। और यहाँ जो नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो है अधिकतर आपको आर्द्र देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से जो है जो भी नमी होती है वो वाष्पित हो जाती है।
दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होती है और दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी चला जाता है। इससे रेत के नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। मतलब अगर आप देखेंगे रेत, यहाँ पे रेत होता है और क्या होता है, नग्न चट्टानें होती हैं, रेतें होती हैं और एकदम सपाट चट्टानें भी होती हैं। तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ताप की वजह से, और इसके ताप का विकिरण होने के चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। और रातें सबसे अधिक ठंड भी हो जाती है क्योंकि तापमान गिरकर हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक पॉइंट है। सहारा डेजर्ट के बारे में आपका जो है कथन पे क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि आपका दिया हुआ रहेगा दिन के समय तापमान सबसे हाई होता है और रात के समय में बहुत ठंडा हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा होता है सहारा डेजर्ट के अंदर, इसकी जलवायु के अंदर। अब देखिए इसकी वनस्पति और प्राणी जाति, यानी कि यहाँ पे वनस्पति, पेड़ पौधे और पशु पक्षी के रूप में अगर देखा जाए तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में क्या आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेसिया पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ स्थानों पर मरुदान, खजूर पेड़ से घिरे हुए हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है आपका अगर पशु की बात करें तो ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों जैसी विभिन्न जातियाँ, छिपकलियाँ, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर है। सारा रेगिस्तान का मरुदान आप देख सकते हैं, इस प्रकार का कुछ दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे किस प्रकार के समुदाय का निवास हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। मतलब यहाँ पे अगर पशुपालन की बात की जाए तो बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशु पालते हैं। इन पशुओं से इन्हें क्या मिलता है, दूध मिलता है, और इनकी खाल का ये लोग पेटी, जूते, पानी का बोतल, ये सब चमड़ा से प्राप्त करते हैं। और यहाँ पशुओं के बालों का भी उपयोग किया जाता है। चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल आदि बनाए जाते हैं। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र भी पहनते हैं। ठीक है, ये सब तो आप आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए ये पॉइंट एक दिया गया है, इसको भी समझेंगे। तो जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो यहाँ पे गर्त बन जाता है। बहुत आसानी से आपको समझना है, ये समझ जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है। तो ध्यान रखिए, आपको एक एक पॉइंट जो है एनसीईआरटी का जो छोटा छोटा दिया जाता है ना साइड बाय साइड, उसको भी आपको देखना है क्योंकि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके दिए गए थे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब मान लीजिए यहाँ पे आपका पवन उड़ा के ये रेत आपका जो है इस तरफ ले जाती है, इस तरफ मान लीजिए ये आपका एक पर्वत जैसा बन गया और ये क्या हो गया, गर्त हो गया, यहाँ पे गड्ढा हो गया। ठीक है, गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, जहाँ मरुद्वान बनते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा नीचे चले जाने की वजह से कुछ भूमिगत जो जल है, जो अंदर में जो जल होते हैं, वो उसकी नमी की वजह से यहाँ पे कुछ मरुद्वान बनते हैं, मतलब पेड़ पौधे यहाँ पे उपज जाते हैं। ठीक है, वही होता है मरुद्वान आपका। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्वान जो है वो असामान्य रूप से बड़ा भी हो जाता है। इसमें एक नाम आपका आता है मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्वान। ऐसा ही एक विशाल मरुद्वान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये मोरक्को में है, ये नाम आपको नोट कर लेना है। समझ में आ गया बहुत ही आसानी से मरुद्वान क्या होता है। तो ये सभी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सभी छोटे छोटे पॉइंट हैं जो ये सभी आपके नाम है, ये सब आपको समझ में आएगा एनसीईआरटी में ही। तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि लास्ट में जब आप थोड़ा और स्टैंडर्ड पढ़ने जाएंगे, जैसे क्लास 10, 11, 12 की बुक पढ़ेंगे, तो उस वक्त आपको ये सभी कॉन्सेप्ट पता होंगे, तभी आप उस बुक के जो परिभाषिक जो उसकी भाषा है उसको आप समझ पाइएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप स्टार्ट से लेके चलिए। ठीक है, तो क्लास 6 और 7 आपने कंप्लीट कर लिया होगा तो आप बहुत ही अच्छे सक्षम हो गए होंगे चीज़ों को समझने के लिए। अब आगे देखिए, सहारा में मरुद्वान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ उगाए जाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ और सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र आपका आप समझ रहे होंगे इजिप्ट जिसे कहते हैं।
आगे देखिए, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कि लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम जो है शामिल है। तो यहाँ पे आपको कैसे नोट करना है, आपको ये नोट करना है कि रेगिस्तान जो है आपका ये सहारा, इसमें आपका कौन सा खनिज पाया जाता है, तो लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम। ठीक है, इसको नोट करेंगे। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली की बात करें तो सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। अब आज जो है यहाँ मस्जिदों के ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ने ले लिया है। मतलब पहले आप देखेंगे ट्रेडिशनल तरीके से जो है ऊँट पर इसका आयात निर्यात होता था नमक का, लेकिन अब जो है यहाँ पे ट्रक, बड़े बड़े वाहन का प्रयोग किया जाने लगा है। तुआरेग लोग जो है वो विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करने लगे हैं। जो वहाँ के आपके स्थानीय निवासी हैं वो लोग क्या टूरिज्म का एक काम भी इन्होंने करना शुरू कर दिया है। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं और यहाँ जहाँ वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। अब ये आपका विश्व का एक, आप यहाँ पे दो डेजर्ट को यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट किया गया है। एक आपका जो है सहारा डेजर्ट और एक आपका लद्दाख। ठीक है, जो कि एक गर्म से लिया गया, एक ठंडा से लिया गया। ठीक है, अब ठंडा रेगिस्तान के अंतर्गत आता है लद्दाख। तो इसमें दो कवर किया गया। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लास में आपको जो है पूरा डिटेल में भी बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ठंडा रेगिस्तान जो है लद्दाख, इसके बारे में समझते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि सारा आपने नोट ज़रूर कर लिया होगा। इसको बार बार पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से टिप्स पे आपको जो है ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, याद हो जाएंगे। और आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर कुछ छूट रहा है तो वो है आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस। तो इसको ज़रूर करिए, तभी आपका जो है आगे चल के सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सिलेक्शन कितना अभी मुश्किल हो गया है, कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको तैयारी भी अपनी रखनी पड़ेगी। लद्दाख शब्द जो है वो आपका, लद्दाख दो शब्दों से बना हुआ है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश। तो पर्वतीय दर्रों वाला देश जो है वो आपका लद्दाख है। आगे देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। सबसे पहले ये याद रखिए, निम्न में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, ऐसे क्वेश्चन आपका बन सकता है। और ऑप्शन में सहारा दे देगा, आपको लद्दाख दे देगा, गोबी दे देगा और पूछेगा निम्न में से एक से अधिक क्या, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बना सकता है, नो डाउट। बहुत ईजी है, लेकिन कुछ लोग फंस जाएंगे, सिर्फ लद्दाख पढ़ के जाएंगे। गोबी जो है वो भी आपका ठंडा डेजर्ट में ही आता है, तो कोल्ड डेजर्ट के अंदर आता है। तो इसमें आपका एक से अधिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो बीपीएससी ऑप्शन देता है वो बहुत ज़्यादा आपका डिटेलिंग मांगता है। वो चाहता है कि आप थोड़ा डिटेल में पढ़ें। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब ये याद रखिए, पहले तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में जो वृहद हिमालय है, हम आपको हिमालय बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो हिमालय जो है वहाँ पे आपका ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणियाँ और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। पूरा आपको क्रम से बता रखा है मैंने। ठीक है, आप पहले के वीडियोस मेरे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बोलूँगी, आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया ना, तो जैसे कि क्लास 6 आपने कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको पूरा 6 से लेके आई थिंक 10th या 12, मुझे याद नहीं आ रहा, 10th या 12, 10 तक तो श्योर मैंने आपको करवा रखा है क्वेश्चन। ठीक है, पूरे दृष्टि की बुक से मैंने आपको करवा रखा है, उसको ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाके आप जो क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्लास 6 में कैसे कैसे क्वेश्चन, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आपके अरेज हो सकते हैं। ठीक है, वो जितने भी क्वेश्चन अराइज किए गए हैं वो आपको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको आगे भी क्वेश्चंस करवाऊँगी बहुत सारे। तो अगर आप अभी से अपना तैयारी देखना चाहते हैं तो क्लास 6 का पूरा एनसीईआरटी का जितना भी मैंने आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हुए हैं वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, जाके देख लीजिए, या फिर चैनल पे भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों और महाखंड जॉर्ज का निर्माण करती है। सिंधु क्या करती है, ये नदियां गहरी घाटी महाखंड जॉर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे कि ग्रेंगी हिमानी एक प्रमुख नाम है लद्दाख में। ठीक है, ये आपको नोट करना है। ये सभी पॉइंट जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं, ये कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर के कराकोरम में 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है। तो लद्दाख की ऊंचाई कारगिल से कराकोरम का यहाँ पे आपका पाया जाता है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अधिक शीतल और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है और इसमें सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो अत्यधिक शीतल होती है और शुष्क भी होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता भी महसूस होती है तथा ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है इसलिए यहाँ पे वर्षा भी बहुत ही कम होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में भी आपको ये दिखाया गया है। तो ये आप देखिए इंडस नदी इधर से बहती हुई जा रही है और ये आपका लद्दाख श्रेणी है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं कारगिल से ये आपका स्टार्ट होता है, कारगिल से होते हुए ये आपका जाता है। तो ये आपका पूरा लद्दाख इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पूर्व में। अब आगे देखिए, यह क्षेत्र जो है बर्फीली हवाओं के एवं तेज जलाने वाले सूर्य के ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये इतनी ऊंचाई पर है कि सूर्य का भी जो ताप जो है वो भी बहुत ज़्यादा मिलता है। वनस्पति की बात करें यहाँ पे लद्दाख का और प्राणी जात, यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति कैसी है, विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं, इसको नोट करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। ये नाम आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबिन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये, ठीक है। रेड स्टॉट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन और हुप यहाँ पे एक सामान्य पक्षी की तरह ये पाए जाते हैं। कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं इनमें से। लद्दाख के पशुओं में अगर हम बात करें तो जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते भी पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग जो है वो पनीर और मक्खन बनाने में किया जाता है एवं भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। जहाँ पे आपने पढ़ा होगा सीटेट सब के टाइम पे जो पश्मीना शॉल वगैरह बनाया जाता है, तो कौन सी वो बकरी होती है, ये इसके बारे में कुछ आप जानकारी रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए यहाँ के अगर हम लोग और यहाँ के स्थानीय निवासियों की बात करें तो लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच क्या समानता है, ये एक क्वेश्चन अराइज किया गया है। तो क्या है वो, जो वहाँ पे धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिला। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ मठ थे जैसे कि हेमिस, थिस्के, से व लामायूर इस नाम के कुछ मठ यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो है वो जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम जैसी खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर में खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय व दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, हालांकि पता होगा आपको फिर भी। और सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है लद्दाख की राजधानी लेह। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है वो, तो राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, जो आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जोजिला दर्रा आपका यहाँ पे कहाँ पे है तो ये भी याद रखिएगा।
लेह लद्दाख, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको और भी दर्रे के बारे में दिखाया गया, जैसे मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांग ला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, लुनलागा लाचा और टनलंग ला, इस प्रकार के कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे मुख्य क्रियाकलाप क्या है, पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट है। पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पे पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा क्या है, तो दर्शन, घास के मैदानों और हिम नदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ का प्रमुख पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन बनाए रखा है और जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार मित व्ययता से इनका उपयोग भी करते हैं, पर बहुत ही कम मात्रा में इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके अराइज किए गए हैं, इसको आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी, ये भी आपको इसी चैप्टर में सारा करवाया गया है। तो ये आपको बताएगा कि आप कितना इस टॉपिक को समझ पाए हैं, इस चैप्टर को कितना आप ध्यान से समझ पाए हैं। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, लद्दाख रेगिस्तान के कुछ अधिकांश निवासी किस किस धर्म को अपनाते हैं, रेगिस्तान की विशेषता पूछी गई है, ये देखिए आपको मैंने नोट भी करवाया था। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, और मिस्र किस फसल में के लिए प्रसिद्ध है, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप यहाँ से बना सकते हैं। और साथ ये भी आपको कंप्लीट इसका करना है, ये सही मिलान कौन सा होगा, तो ये पूरा आपको कंप्लीट देखना है। साथ ही साथ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जो करवाए गए हैं आपको, वो भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ तक चैनल को विज़िट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।